गुजरात दंगे तो आपको याद होंगे, किस प्रकार से 2002 में एक रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन जिसका कि नाम साबरमती एक्सप्रेस था, उसकी एक बोगी को आग लगा दी जाती है और उसके बाद शुरू होता है एक ऐसा खेल जिसकी वानगी आज तक हम देखते चले आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोधरा कांड के बाद आपने देखा होगा कि गुजरात का एक ज़िला है दाहोद। उस दाहोद में एक महिला अपने परिवार के साथ अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव जाती है और वहां पहुंच जाते हैं 15-20 लोग और शुरू कर देते हैं मार काट। और इसी बीच उस महिला पे जब नज़र पड़ती है तो उस महिला, उसकी एक छोटी बच्ची, उसकी माँ और 2 अन्य महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। बलात्कार कोई ऐसा वैसा नहीं, पूरा सामूहिक बलात्कार, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि 15 से 20 लोग होते हैं जो ये जघन्य अपराध करते हैं। बलात्कार के बाद उस परिवार के करीब 8 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, क्योंकि जब ये औरत जिसका नाम बिल्किस बानो है, इसको होश आता है तो ये देखती है कि उसके शरीर पे कपड़े नहीं हैं और उसके परिवार के 8 लोग मरे पड़े हैं। और ऐसा कहा जाता है तकरीबन 6 लोग उसके परिवार के लापता हैं और आज तक उनका पता नहीं चला। बिल्किस बानो की पूरी कहानी आपको पता होगी, किस प्रकार से वो जाती है, सिस्टम से लड़ती है। मानवाधिकार आयोग का जब उसमें हस्तक्षेप होता है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। सुप्रीम कोर्ट पूरे केस को, गुजरात सरकार चूँकि उस पर दखल दे सकती थी, इसलिए पूरे केस को वहाँ से शिफ्ट किया जाता है महाराष्ट्र, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे इसकी जांच सीबीआई करती है। सीबीआई अपने ट्रायल में एक ऐतिहासिक फैसला लेती है और 11 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा देती है। ये तो वो कहानी है जो हमने पहले सुनी थी, लेकिन अभी एक हफ्ते पहले उन्हीं 11 लोगों को गुजरात सरकार की सिफारिश पर छोड़ दिया जाता है। ये घटना बहुत से लोगों को अच्छी भी लगी, क्योंकि भाजपा की तरफ से एक विधायक का भी बयान आया। उनका ये कहना था कि ये बलात्कारी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण सदाचारी होता है। इस तरह के बयान जिस देश में आते हैं, सोचिए आज वो बिल्किस बानो जिंदा है, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। और इसी पे हम बात करने के लिए हमारे साथ समाज के कुछ मानिंद लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है। एक बलात्कारी को इस प्रकार से छूट दी जाती है और जो तस्वीरें आई थी वो बहुत ही चिंतनीय हैं। हमने देखा था किस प्रकार से महिलाओं ने उनके पैर छुए थे, उनको मिष्ठान खिलाया गया था, उनसे आशीर्वाद लिया गया था, एकदम हीरो की तरह उनका स्वागत किया गया। लोगों में बहुत ज़्यादा रोष भी है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं नईम भाई, उनसे जानना चाहेंगे आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि ये महिला अभी जीवित है और उसको वो 11 लोग जो उसके जीवन में अंधकार कर देते हैं वो बाहर आ चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? रोशन भाई, हम अपनी बात यहाँ से शुरू करते हैं कि जब हम सेकंड क्लास में थे और हम पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, और जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और हमने देखा कि बच्चों को, जो बच्चे फर्स्ट आए, सेकंड आए, उनको ढेर सारा प्राइज़ मिला, तो हम देख के बहुत अफसोस हुआ कि हमको नहीं मिल रहा है और इन बच्चों को मिल रहा है। नेक्स्ट टाइम हम आपको बताएं कि हमने बहुत अच्छी पढ़ाई किया और हमने भी वो प्राइज़ पाया जो कि हमें मिला, और बहुत अच्छा लगा हमें भी कि अब हमें भी मिला। यानी उन बच्चों से प्रेरणा पा के और हमने भी पढ़ाई करना शुरू कर दिया और हमको भी प्राइज़ मिला। हमारे देश में जिस तरह से माहौल बन रहा है, इन बलात्कारियों को जिस तरह से इज्जत दी जा रही है, जिस तरह से उनका मान सम्मान हो रहा है, हम समझते हैं कि इसको देखा आने वाले दिनों में लोग बलात्कारी बनेंगे, बजाय संस्कारी बनने के लोग बलात्कारी बनेंगे और उनको सज़ा न मिलना कानून की तरफ से और फिर समाज की तरफ से मान सम्मान मिलना, ये बहुत ही अफसोस वाली बात है। और धीरे धीरे आने वाले दिनों में समाज में बलात्कारी बढ़ेंगे, इस वजह से बढ़ेंगे कि उनको सज़ा तो मिल ही नहीं रही है, उस पे सोने पे सुहागा उनको मान सम्मान दिया जा रहा है। बलात्कारियों को कंधे पे, जैसा कि आपने देखा आसिफा के कांड में, नेता उनको कंधे पे बिठा के घूमा जा रहा है, इनको इज्जत दिया जा रहा है। तो देश में आने वाले दिनों में इस तरह से लोग प्रेरित होंगे कि भैया सज़ा तो मिल नहीं रही है, लाओ बलात्कार किया जाए। और एक बात और बता दें आपको
हम भारत देश में रहते हैं और इस देश में संस्कार बच्चों में भरना ये हमारी देश में बहुत ही अहमियत वाली चीज़ है। और बच्चा जैसे ही बड़ा होता है उसमें संस्कार डाले जाते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो वो बच्चा इंसान नहीं होता। अगर उस बच्चा पैदा हो रहा है, उसको हम जंगल में ले जाएं तो वो खाएगा नहीं, मुंह से खाएगा, चारों हाथ पैर से चलेगा, यानी वो जानवरों की देखा अपने आप में वो चीज़ लाएगा और वो जानवर बन जाएगा। तो समाज में बच्चा जब डेवलप होता है, जब इंसान बनता है, जब उसके अंदर संस्कार डाला जाता है, ऐसे तो जब बच्चा जानवर बन जाए। तो इसी तरह से अगर बच्चों में बलात्कार का संस्कार डाला जाएगा, यही कहा जाएगा कि बहुत अच्छी चीज़ है, सम्मान मिल रहा है उसके लिए, तो आने वाले दिनों में बच्चे में संस्कार ना आके बच्चे बलात्कारी बनेंगे। तो ये समाज को बहुत सोचने वाली बात है। और समाज में जिस तरह से इस तरह की गंदगी फैल रही है, अच्छा समाज बहुत बड़ी चीज़ होती है। यानी अगर ये कहा जाए अच्छा समाज हवा की तरह है, हवा जब चलती है तो उसमें सारे लोग सांस लेते हैं, और अगर हवा दूषित हो तो उसमें सारे लोगों को इफ़ेक्ट करती है। आने वाले दिनों में अगर ये बलात्कारी बढ़ेंगे समाज में तो उसका असर सारे समाज के अच्छे लोगों पर पड़ेगा और ये बहुत ही घातक होगा समाज के लिए। जाकिया जाफरी और बिल्किस बानो, ये दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने बड़े भयावह दौर में बड़े मुश्किलात झेलते हुए भी भारत के संविधान पर भरोसा जताते हुए अपने हक की लड़ाई को लड़ा। लेकिन अगर एक शब्द कहूँ कि उनकी लड़ाई का न्यायिक बलात्कार किया जा रहा तो ये गलत नहीं होगा। और आज इस तरह की लड़ाई लड़ने वाले लोग या ये लोग ये सोचने पर, ये समझने पर मजबूर हैं कि यूं ही कोई फूलन नहीं बन जाता। हालांकि फूलन देवी भारत के संसद की सदस्य रही हैं, मैं उनका आदर करता हूं और उनको संवैधानिक पद मिला, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एक समय उनके ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने जंग लड़ी, किस बात के खिलाफ लड़ी, किस अन्याय के खिलाफ लड़ी, उसमें बहुत विस्तार जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि ये जो हुआ, जो कृत्य हुआ, इसको हम बड़ी इज्जत करते हैं साहब, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी इज्जत करते हैं, न्यायपालिका की, हम चारों स्तंभों की इज्जत करते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, सबकी इज्जत करते हैं, पत्रकारिता की भी इज्जत करते हैं। लेकिन उसके बाद जो मीडिया ट्रायल चल रहे हैं या उसके पहले जो भूमिकाएं बनाई गई, जिस तरह से निर्णय लिया गया, ये नाम बिल्किस बानो, जाकिया जाफरी के जगह कुछ और भी हो सकते थे। लेकिन वो नाम अगर होते तो व्यवस्थाएं दूसरी होती। आज चूंकि नाम बिल्किस बानो है इसलिए व्यवस्थाएं दूसरी हैं। और भारत की व्यवस्था को समाजवादी रहना पड़ेगा, भारत की व्यवस्था को धर्मनिरपेक्ष रहना पड़ेगा। अगर आप भारत की व्यवस्था हैं, किसी भी राज्य की संघीय ढांचा है, तो आपको धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी रहना पड़ेगा। आज भारत के संविधान में निहित जो दो शब्द हैं, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, इन दो शब्दों का भी नैतिक पतन हो रहा है। और इन दो शब्दों के साथ भी उसी तरह का बलात्कार हो रहा है जिस तरह का उस समय में जघन्य अपराध हुआ था। चाहे वो गुजरात के अंदर हुआ था, चाहे आप गोधरा की बात करें, चाहे तमाम जगह पर हुए दंगे और उसमें लोगों की बात हो, वो कोई बिल्किस बानो या कोई सत्यम राय नहीं होता, वो किसी भी धर्म के किसी भी उन्मादी भीड़ द्वारा कृत्य होता है। लेकिन जो निर्णय आया है वो बिल्किस बानो, जाकिया जाफरी की लड़ाई को दोयम दर्जे में मिलाने वाला है। नहीं, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि आपने कहा कि शायद ये नाम कुछ और होते तो ये परिणाम कुछ और होते। हमने कश्मीर में भी जब वो एक केस देखा था जिसमें कि एक बच्ची का रेप हुआ था और वहाँ पर भी बलात्कारियों को बचाने की कोशिश हुई थी, और यहाँ पर भी नाम कुछ अलग था, शायद इसलिए कोशिश हुई, और यहाँ पर भी वही होने की कुछ वैसी ही वानगी लग रही। इससे फ़ायदा किसको क्या है? फ़ायदा इससे देखिए किसको क्या है, ये कहने से बेहतर ये है कि हमारी जो सोच का दायरा है, जैसे हम इस समय एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। पूरा भारत की युवता, 65% युवा आबादी का देश है भारत, लेकिन उस संक्रमण काल से गुजर रहा है कि पहले हमारे और आपके रिश्ते इस बात पे तय नहीं होते थे कि हमारी आपकी पॉलिटिकल वैल्यूज़ क्या है, हमारी आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या है। अब हमारे आपके रिश्ते इस बात से तय होते हैं कि हमारी आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या है। और जब ये आयाम होगा, ये तरीका होगा कि इस आधार पर रिश्ते हमारे आपके तय होंगे, तो हमारे जहन बदलेंगे। और एक बड़ा हिस्सा जो है वो एक तरह से मानसिक रूप से गुलाम हो चुका है। जनता हारी हुई है, विपक्ष डरा हुआ है। और बुरा मत मानिएगा, जो जिसको कहते हैं कि तथाकथित वन लाइनर जो पत्रकारिता होती है वो बिकी हुई है। रोशन भाई, बिल्किस बानो केस की बहुत चर्चा है इस समय, और जैसा कि सब जानते हैं कि 2002 में गुजरात दंगों के दौरान ये घटना हुई थी, और इसको घटना क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, नहीं होना चाहिए ऐसा। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पे CBI ने इसकी इंक्वायरी किया, इन्वेस्टिगेशन किया। उसके बाद
ट्रायल के बाद 11 लोगों को, जैसा कि आप जानते हैं, 11 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई थी, आजीवन कारावास। आजीवन कारावास की सज़ा सुनाने के बाद वो लोग गुजरात, वहाँ महाराष्ट्र हाई कोर्ट गए और वहाँ भी इसको बरकरार रखा गया था, इस सज़ा को। फिर सज़ा काटने लगे। इसके बाद वो लोग गए गुजरात हाई कोर्ट में इस बात को लेके कि राज्य सरकारों को एक अधिकार है, और बल्कि सज़ा याफ्ता को ये एक अधिकार है कि सीआरपीसी के सेक्शन 432 और 33 के अंतर्गत वो आवेदन कर सकते हैं क्षमा याचना के तौर पे कि हमारी सज़ा आगे की माफ़ कर दी जाए। उन्होंने किया गुजरात में, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने ये कह के पिटीशन उनकी खारिज कर दिया कि इसका न्यायिक क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र है, क्योंकि ये जजमेंट वहाँ का है। बात गई, सज़ा काट रहे थे लोग। उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए इस बात को लेके, और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को ये निर्देश दिया कि इस पर एक रेमिशन पॉलिसी है जो राज्य सरकारों के पास है, और गुजरात ने 1992 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, लाया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे वहाँ एक कमेटी बनी जिसमें वहाँ के मंडला आयुक्त, 2 विधायक, जनप्रतिनिधि जिनको कहेंगे, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, पुलिस के अधिकारी, तमाम लोग थे। और उसमें जैसा कि आपके सामने 11 लोगों को उनकी सज़ा माफ़ करते हुए 26 जनवरी को 15 अगस्त को बाहर कर दिया गया। इस पर बहुत सारी बातें हैं। अगर हम कानून की दृष्टि से देखें तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बनी हुई कमेटी थी, जिसने छोड़ा, ये उसका अपना अधिकार है। इसके बाद दूसरा अधिकार अब दूसरे पक्ष का है कि वो सुप्रीम कोर्ट फिर उस फैसले के बाद जाए। सुप्रीम कोर्ट उस पर जो भी निर्णय देना होगा देगा। उसमें हम लोगों की टिप्पणी बहुत जो है वो बचना चाहिए उससे। अंत में मेरा ये भी मानना है कि राज्य सरकारों को इस तरह के घृणित अपराधों में जिनको सज़ा मिली हो, ऐसे लोगों को छोड़ने से बचना चाहिए। ये सही है, उनके पास न्यायिक अधिकार है, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। लेकिन मुझे लगता है कि जब इसकी परिकल्पना की गई होगी रेमिशन पॉलिसी की, तो इस तरह के अपराधों से मुक्ति के लिए नहीं की गई होगी। तो एक तरह से इसका दुरुपयोग, जैसे कि हर कानून का दुरुपयोग हो रहा है, इसका भी दुरुपयोग हो रहा है। इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, और राज्य सरकारों को इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये गलत संदेश जाता है समाज में। जिस केस ने इस पूरे देश को झकझोर के रख दिया, एक ऐसी घटना होती है जो पूरे समाज को कलंकित करने वाली घटना कही जा सकती है। उसके बावजूद वो दोषी जो कभी दोषी थे, आज वो बेगुनाह हो गए हैं। तो इस देश का सिस्टम कहाँ ले जा रहा है, इस देश के भविष्य को, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को? क्या वो महिला जिसने इतना कुछ झेला, इतना कुछ भोगा, उसके बाद आज अगर वो दोषी आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, तो उस दोषी में जो लोग थे उनकी प्रवृत्ति किस तरह बदलती जाएगी और उस पीड़िता का क्या होगा? आइए इसके बारे में हम एक महिला समाज सेवी हैं, उनसे जानना चाहते हैं ये किस तरह का निर्णय रहा है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं? इस निर्णय के आते ही कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो महिलाओं के बारे में बोला, उसके जस्ट अपोजिट एक महिला जो 20 साल तक किस कश्मकश में उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी, वो महिला जिसके घर के 7 नहीं बल्कि 8 लोगों की हत्या उसकी आंखों के सामने हो जाती है, वो महिला जिसकी 3 साल की बच्ची को ये रेपिस्ट, ये हत्यारे पटक पटक के उसके सामने उसकी जान ले लेते हैं और उसके बाद इसके साथ घिनौना कृत्य करते हैं। ये 11 के 11 लोग जो कि उसके पड़ोसी थे, उसको जानते थे, और वो महिला जब उसको इंसाफ मिलता है तो वो थोड़ा सा सुकून महसूस करती है और भूलने की कोशिश करती है कि हम इसको भूल के नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को गुजारें। लेकिन जब हम लोग इस फैसले को देखते हैं तो यकीन जानिए पूरे सिस्टम से एतबार बिल्कुल हट जाता है और ये दिल में आ जाता है
कि 16 साल की महिला, जाने दीजिए 60 साल की महिला भी सुरक्षित नहीं है। क्यों सुरक्षित नहीं है? जब रेपिस्ट लोगों को इस तरह से आप मतलब खुलेआम छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद उनको माला फूल पहनाया जाएगा। माला फूल और मिठाइयाँ कौन लोग खिला रहे हैं? जो 10 लोगों की कमेटी बनी हुई थी उसमें 5 सदस्य जो हैं, इसमें एक सांसद महोदय भी हैं, 2 हमारी महिलाएं भी हैं, 5 बीजेपी के होते हैं। और ये बीजेपी की वजह से ही, बीजेपी के लोगों ने ही इनको आज़ादी दिलाई है। तो हम किस पर एतबार करें? हमको सिस्टम से बहुत शिकायत है, ये सिस्टम की नाकामी है। और 2014 से जब से बीजेपी ने राजकाज संभाला है, जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजकाज संभाला, तब से तो बिल्कुल उलट हो गया है कि यानी अगर महिला का कोई धर्म नहीं होता है, बलात्कारियों का कोई मज़हब नहीं होता है, उस महिला के साथ जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। वो महिला मुसलमान होती, क्रिश्चियन होती, हिंदू होती, ईसाई होती, कोई भी होती, लेकिन वो एक महिला है। उसको इस नज़रिए से देखना कि वो एक मुस्लिम महिला थी, उसको इस तरह से प्रताड़ित किया जाए, उसको इस तरह से उसके दोषियों को आप सरेआम मिठाई खिलाकर, तो क्या होगा? आज हिंदुस्तान की सिर्फ मुस्लिम औरतें नहीं, मुस्लिम तो इतना नहीं निकली हैं जितना हमारी हिंदू बहनों ने सड़कों पे आके अपना आक्रोश जाहिर किया है। जिस तरह से वो बिल्किस बानो के साथ खड़ी हैं, हम सब भी बिल्किस बानो के साथ खड़े हैं। जो होगा देखा जाएगा। हम लोग भी सड़कों पे आएंगे और बिल्किस के साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। उसके लिए हमें चाहे प्रधानमंत्री जी, चाहे योगी जी जेल भेजें या कहीं भी भेजें, लेकिन हम एक महिला के साथ एक इंसाफ के लिए हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आपका परिचय? मैं सबिहा मोहानी, सोशल एक्टिविस्ट।